तीन टाइप का स्ट्रगल बताया है, एक तो इंट्रास्पेसिफिक स्ट्रगल, इंटरस्पेसिफिक स्ट्रगल और एनवायरनमेंट के साथ इंडिविजुअल का स्ट्रगल। वही कॉलोनीज ग्रो करेंगी बैक्टीरिया की जिनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। जिस ऑर्गन का हम ज्यादा यूज करेंगे वो मोर डेवलप्ड हो जाएगा, जिस ऑर्गन का हम कम यूज करेंगे वो अंडर डेवलप हो जाएगा। जब हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हुआ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, तो ये जो साउथ अमेरिका का कुछ छोटा सा पार्ट इस तरीके से टूट गया। तो हुगो डी वेरिस ने किसके ऊपर काम किया था? इवनिंग प्राइमरोज या फिर इनिथेरा लेमार्कियाना पे काम किया था। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होती है? जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब है सडन चेंज होना किसी स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। दिस इज नैंसी डेला। आज एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज सीरीज के अंदर आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है एवोल्यूशन। इस लेक्चर के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, जितने भी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको उन सब का सॉल्यूशन मिलेगा और पिछले 7-8 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज के अंदर दिया हुआ है, एक्सप्लेन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ऑब्जर्व्ड इन बैक्टीरिया इन लाइट ऑफ डार्विन सिलेक्शन थ्योरी। ऑलराइट, तो एक बार हम इस डार्विन सिलेक्शन थ्योरी को समझते हैं, उसके बाद आपको जो लिखना है वो यहाँ पर नोट्स की फॉर्म में आपको मिलेगा, क्योंकि जो पेपर आएगा वो आएगा सब्जेक्टिव। ठीक है, तो आपने समझ तो लिया, लेकिन अगर आपको वो लिखना नहीं आया तो उसका कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला आपको। ठीक है, तो चलिए एक बार हम पहले समझते हैं कि डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी क्या थी। ऑलराइट, तो सबसे पहले डार्विन ने क्या बोला? डार्विन ने बोला कि एक बार हम ये पहले समझते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, तो सबसे पहले डार्विन ने बताया कि हर एक इंडिविजुअल के पास यूजफुल वेरिएशंस भी हैं और हार्मफुल वेरिएशन भी हैं। ऑलराइट, हर एक इंडिविजुअल के पास यूजफुल वेरिएशंस भी हैं और हार्मफुल वेरिएशन भी हैं। ऑलराइट, यूजफुल वेरिएशंस भी हैं और हार्मफुल वेरिएशंस भी हैं। ऑलराइट, इन यूजफुल वेरिएशन को, यूजफुल वेरिएशन भी है, हार्मफुल वेरिएशन भी है, और जो पॉपुलेशन के अंदर जो वेरिएशंस है ना वो इनबिल्ट है। ठीक है, पॉपुलेशन के अंदर जो वेरिएशंस है वो इनबिल्ट है और हर एक इंडिविजुअल पॉपुलेशन के अंदर अलग अलग है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वेरिएशंस दिखती हैं और ये जो वेरिएशन है वो यूजफुल वेरिएशन भी है और हार्मफुल वेरिएशन भी है। अगर यूजफुल वेरिएशन ज़्यादा है, ठीक है, यूजफुल वेरिएशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू हार्मफुल वेरिएशन, इन यूजफुल वेरिएशन को बोला है अडेप्टिव वेरिएशन। ऑलराइट, इन यूजफुल वेरिएशन को बोला है, यूजफुल वेरिएशन को बोला है अडेप्टिव वेरिएशन। ठीक है, यूजफुल वेरिएशन को बोला है अडेप्टिव वेरिएशन, क्योंकि ये जो वेरिएशन है ये अडेप्शन एबिलिटी बढ़ा रही है इंडिविजुअल की उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहने के लिए। ऑलराइट, तो इनको बोला है अडेप्टिव एबिलिटी। ठीक है, यूजफुल वेरिएशन और ऑल्सो नोन एज अडेप्टिव वेरिएशन, क्योंकि ये अडेप्टिव एबिलिटी बढ़ा रही है उस इंडिविजुअल की एनवायरनमेंट के अंदर रहने के लिए। ऑलराइट, और जिसके अंदर यूजफुल वेरिएशन ज़्यादा होंगी, अडेप्टिव वेरिएशन ज़्यादा होंगी, वो एनवायरनमेंट के अंदर अच्छे से अडेप्ट कर पाएगा। ऑलराइट, और उसी का क्या होगा? नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, उसी का क्या होगा? नेचुरल सिलेक्शन। अब किसी भी पॉपुलेशन के अंदर आप किस तरीके से बता सकते हो कि नेचुरल सिलेक्शन हुआ है? अब जिसका नेचुरल सिलेक्शन हुआ है अब वही क्या करेगा? रिप्रोड्यूस करेगा और उसी की प्रोजेनी आपको ज्यादा दिखाई देंगी। ठीक है, इसी की प्रोजेनी आपको ज्यादा दिखाई देंगी। ऑलराइट, और जो यूजफुल वेरिएशन है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन क्या होती है? इनहेरिट होती हैं। तो ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट बताया था डार्विन ने बताया था। ठीक है, कि भाई ओवर रिप्रोडक्शन होगा, हर एक इंडिविजुअल की रिप्रोड्यूस करने की मैक्सिमम एबिलिटी है, हर एक जो इंडिविजुअल है मैक्सिमम रिप्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन जो पॉपुलेशन है स्टिल जो पॉपुलेशन है वो कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। अब नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, ठीक है, ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि
स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होगा। और 3 टाइप का स्ट्रगल बताया है, एक तो इंट्रास्पेसिफिक स्ट्रगल, इंटरस्पेसिफिक स्ट्रगल और एनवायरनमेंट के साथ इंडिविजुअल का स्ट्रगल। ऑलराइट, फिर आया है वेरिएशन और हेरिडिटी वाला कॉन्सेप्ट कि जो पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशंस इनबिल्ट हैं, यूजफुल वेरिएशन अगर ज़्यादा है एज कंपेयर टू हार्मफुल वेरिएशन, तो इन यूजफुल वेरिएशन का क्या होना है, इन यूजफुल वेरिएशन का इनहेरिटेंस होगा। अब यूजफुल वेरिएशन अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब अडेप्शन जो एबिलिटी है वो ज़्यादा होगी उस इंडिविजुअल की उस एनवायरनमेंट के अंदर रहने के लिए, उसी का नेचुरल सिलेक्शन होगा, वही ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेगा, उसी की ज़्यादा प्रोजेनी दिखने वाली है। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं किसकी मदद से, इसको हम समझते हैं कि एग्जाम्पल की फॉर्म में। ऑलराइट, तो ये एग्जाम्पल है आपकी एनसीईआरटी के अंदर जो दिया हुआ है, इसको हम एक बार समझते हैं। ठीक है, और जो लिखना है वो तो आपको नोट्स की फॉर्म में मिलेगा। ऑलराइट, जस्ट सपोज हमने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने बैक्टीरिया लिए। ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या लिया, बैक्टीरिया लिया। अब इन जो बैक्टीरिया का हमने क्या किया है बेटा, इन बैक्टीरिया को हमने क्या कर लिया, एगार प्लेट के अंदर ट्रांसफर कर लिया। ठीक है, एगार प्लेट के अंदर हमने क्या कर लिया है, ट्रांसफर कर लिया। एंड व्हाट इज एगार प्लेट, इट इज द न्यूट्रिएंट रिच कल्चर मीडियम। ठीक है, अब इसको क्या कर लिया हमने, इसकी कॉलोनीज बना ली, और मास्टर प्लेट के अंदर हमें बहुत ज्यादा कॉलोनीज दिखाई देंगी, जैसे रेड कलर कॉलोनी है, येलो कलर है, व्हाइट कलर है, ब्लू कलर है। इस तरीके से मास्टर प्लेट क्या होती है बेटा, मास्टर प्लेट मतलब जिसके अंदर डिफरेंट कॉलोनीज हमें दिखाई दे, किसकी, बैक्टीरिया की। ठीक है, अब ये हमने इसको क्या कर लिया ना, इसकी हमने क्या बना ली, इसकी हमने एक रेप्लिका बना ली इस मास्टर प्लेट की। मतलब जो कॉटन क्लॉथ होता है, वेलवेट क्लॉथ होता है बेटा, उसके ऊपर हमने हल्का सा टैप किया। ऑलराइट, और हमें क्या मिलेगा, रेप्लिका मिलेगी मास्टर प्लेट की। अब यहाँ पर हम एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं, अब हम यहाँ पर एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज करते हैं। अब यहाँ पर हम जो न्यूट्रिएंट मीडियम लेते हैं उसके साथ हम क्या लेते हैं, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक भी लेते हैं। ठीक है, अब पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के अंदर सारी की सारी बैक्टीरियल कॉलोनीज ग्रो नहीं कर पाएंगी, सिर्फ कुछ ही आपको दिखाई देंगी जीवित। ठीक है, बाकी की सारी रेड कॉलोनी, ब्लू कलर कॉलोनी और येलो कलर कॉलोनी ये क्या हो गई बेटा, जीवित नहीं रह पाई, ये मर गए। ऑलराइट, बची सिर्फ किसकी, जो सरवाइव करेगा। ठीक है, जो बेटर फिट है वही सरवाइव करेगा और यही आगे रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, यही आगे क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा। इसी का क्या हुआ है, सिलेक्शन हुआ है, इसी का क्या हुआ है, सिलेक्शन हुआ है। तो यहां से हमें क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया कि ये जो अब इन्होंने बेटा बेटर फिट है ये, और ये बेटर फिट है, इन्होंने सरवाइव किया। ऑलराइट, क्यों किया है इन्होंने सरवाइव, क्योंकि इनके पास पेनिसिलिन रेजिस्टेंट जीन था। ठीक है, इनके पास क्या था, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। और ये जो पेनिसिलिन रेजिस्टेंट जीन बेटा पहले कोई म्यूटेशन हुई होगी, ठीक है, अर्लियर, उसकी वजह से अपीयर हुआ। ठीक है, देखो भाई, पहले कोई म्यूटेशन हुई, उसकी वजह से पेनिसिलिन रेजिस्टेंट जीन अपीयर हुआ, लेकिन ये पेनिसिलिन जो रेजिस्टेंट जीन है ना, इसने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया। ठीक है, जब हमने एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज करी, हमने क्या चेंज करी, जब हमने एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज करी। ठीक है भाई, पहले नॉर्मली हमने कल्चर मीडियम लिया जिसके अंदर सारी की सारी कॉलोनीज ग्रो कर गई, लेकिन अब हमने इनका मतलब हम कुछ अनफेवरेबल कंडीशन लेके आए, और जो अनफेवरेबल कंडीशन क्या थी, अनफेवरेबल कंडीशन थी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, है ना। अब इनके अंदर सारी की सारी कॉलोनीज के अंदर वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं आया। ठीक है, वही कॉलोनीज ग्रो करेंगी, वही कॉलोनीज ग्रो करेंगी बैक्टीरिया की जिनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। पहले कोई म्यूटेशन आई होगी जिसकी वजह से वो जीन आया होगा, ठीक है, जिसने उस एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंट प्रोवाइड किया, और इन्होंने ही आगे यही बेटर फिट हुई क्योंकि इनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था जो अपीयर हुआ क्योंकि पहले कोई म्यूटेशन हुई होगी। अब ये जो जीन है, ठीक है, ये जीन एक्सप्रेस अपने आप को तब करेगा जब हम कोई अनफेवरेबल कंडीशन लाएंगे या फिर कोई एनवायरमेंटल कंडीशन हम यहाँ पर चेंज करेंगे। ठीक है, तो पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे आपको दे दी है। लिखना क्या है क्वेश्चन के अंदर, अब वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो अब भाई नोट्स आपके पास यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्या है, एज पर डार्विन ऑब्जर्वेशन द ऑर्गेनिज्म दैट आर बेटर अडेप्टेड टू द एनवायरमेंट। भाई जो ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट के अंदर बेटर अडेप्ट करेगा,
ऑलराइट, वही क्या करेगा, सर्वाइव करेगा, उसी की ज्यादा ऑफस्प्रिंग दिखाई देंगी। ठीक है, इसी को हमने क्या बोला, नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, अब इसके पास हम कॉन्सेप्ट्स हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहला यहां पर आप देखोगे वेरिएशन का। ठीक है, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है भाई, वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन है, ऑर्गेनिज्म वेरी इन मैनी ट्रेट्स, और ये जो वेरिएशन है किसकी वजह से आई है, ड्यू टू म्यूटेशन इन देयर जीन्स। ठीक है, सेकंड है इनहेरिटेंस, दीज म्यूटेटेड जीन्स कैन बी पास टू द ऑफस्प्रिंग व्हेन द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। जब ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा तो ये जो म्यूटेटेड जीन है भाई, वेरिएशन किसकी वजह से आई है, म्यूटेटेड जीन की वजह से, और ये जो म्यूटेटेड जीन है ये ऑफस्प्रिंग के अंदर आगे इनहेरिट करेंगे जब ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, व्हेन देयर इज अ सडन चेंज इन एनवायरनमेंट, जब हमने एनवायरनमेंट को चेंज करा। ठीक है, when there is sudden change in the environment, the organism that has the positive or advantageous variation वही survive करेगा, वही क्या करेगा, reproduce करेगा। and the next one is adaptations। ठीक है, the individual that survives pass the advantages variations to the offspring। सिंपल सी बात है भाई, वेरिएशंस है, वेरिएशंस किसकी वजह से है, म्यूटेशन हुआ है जीन्स के अंदर, और यही जो म्यूटेटेड जीन्स है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पास ऑन होंगे। ठीक है, और अगर जब हम एनवायरमेंटल चेंज कर देते हैं तो ये जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, अगर पॉजिटिव एडवांटेजेस जो वेरिएशन है ये इनहेरिट हो जाएगी फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन जब ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा। तो जो आपके सामने जो चीज मैंने बोली है बेटा वही यहाँ पर मैंने लिखवा दी है। तो ये आपके पास क्या हो गए हैं, नोट्स यहाँ पर तैयार हो गए हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। ठीक है, और जो बैक्टीरिया वाला एग्जाम्पल है, बैक्टीरिया वाला एग्जाम्पल भी यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, आपके पास नोट्स मिल जाएंगे, एक्सप्लेनेशन मैंने कर दी है। द चेंज इन द एनवायरमेंट हेयर इज द इंट्रोड्यूस ऑफ द एंटीबायोटिक इन द एनवायरमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट के अंदर चेंज क्या होना है कि हमने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक इंट्रोड्यूस कर दी है। इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीबायोटिक द बैक्टीरिया दैट आर सेंसिटिव, भाई जो बैक्टीरिया सेंसिटिव होंगे वो तो मर जाएंगे। However, if there any mutation in the population that can somehow survive its effect, they will multiply and increase in their number। भाई जो जी गए, ठीक है, इसका मतलब उनके पास क्या थी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था, वो जो बच गए वही आगे मल्टीप्लाई करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, और अपनी प्रोजेनी बढ़ाएंगे। आफ्टर दैट दे विल लिव एज अ न्यू स्पीशीज, और आगे चल के कोई न्यू स्पीशीज बना देंगे। ठीक है, और वो बैक्टीरिया अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होंगे। ठीक है, क्योंकि पहले तो भाई आपके पास जो सपोज 5 कॉलोनीज थी, 5 कॉलोनीज में से 3 मर गई, सिर्फ 2 बच गई। अब यही 2 वाली बच गई और यही आगे मल्टीप्लाई करेंगे, और जो वेरिएशंस है वो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन वो आगे पास ऑन करेंगी। तो आगे चल के एक न्यू स्पीशीज देखने को मिलेगी, और ये जो न्यू स्पीशीज है ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हो, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होगी, जिसके पास सबके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होगा। ऑल राइट, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट फ्रॉम द न्यूज़पेपर एंड पॉपुलर साइंस आर्टिकल्स एनी न्यू फॉसिल्स डिस्कवरीज और कंट्रोवर्सीज अबाउट एवोल्यूशन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज आपको पता लगानी है विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर्स। ठीक है, तो देखो एक बेटा टेट्रोपोडोफिस एम्प्लेक्टस है। ठीक है, और ये आपको न्यूज़पेपर में भी दिखाई दिया, मतलब जब आप सर्च करोगे, ठीक है, नेट की हेल्प लोगे तो आपको मतलब समझ में आएगा कि पहले ये स्नेक है, इसको ना 4 लेग्ड स्नेक था बेटा। ठीक है, जो 4 लेग्ड स्नेक था ये, और इसको क्या माना गया, एंसेस्टर ऑफ स्नेक्स। ठीक है, इसको क्या माना गया, एंसेस्टर ऑफ स्नेक्स माना गया। लेकिन जब इसकी एनाटॉमी की स्टडी की गई, ठीक है, जब इसकी एनाटॉमी की स्टडी की गई तो इसको किसके अंदर रख दिया गया भाई, इसको रख दिया गया लिजर्ड्स के अंदर, क्योंकि जो फीचर्स थी वो किसके सिमिलर थी, लिजर्ड के सिमिलर थी। ठीक है, तो ये है कुछ कंट्रोवर्सीज जो आपको याद रखनी है। टेट्रापोडोफिस एम्प्लेक्टस 4 लेग्ड स्नेक, जिसको बोला गया भाई पहले स्नेक के पास क्या थे, लेग थे, लेकिन यूज एंड डिसयूज वाला जो ऑर्गन था, जो कॉन्सेप्ट था लेमार्किज्म का,
ठीक है, कि अगर हम किसी ऑर्गन का यूज नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, रिग्रेस हो जाएंगे, और जिन ऑर्गन का हम ज्यादा यूज करेंगे वो ज्यादा मोर डेवलप्ड होंगे। ठीक है, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। ठीक है, तो इसीलिए लेमार्किज्म थ्योरी को थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन बोला गया। ऑलराइट, तो जिस ऑर्गन का हम ज्यादा यूज करेंगे वो मोर डेवलप्ड हो जाएगा, जिस ऑर्गन का हम कम यूज करेंगे वो अंडर डेवलप हो जाएगा। तो अब जब जो स्नेक्स थे, स्नेक की जो लेग थी अब अपीयर नहीं होती, क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने लेग को यूज करना बंद कर दिया था, ये बिल के अंदर रहने लगे थे। अब भाई अगर हाथ पैर होंगे तो बिल के अंदर घुसने के लिए दिक्कत आएगी ना, तो इन्होंने अपने लेग को यूज करना बंद कर दिया था। ऑलराइट, तो ये माना गया कि जो टेट्राफोडोफिस प्लेक्टस है, 4 लेग स्नेक है, ये एंसेस्टर है स्नेक का, लेकिन जब इसकी एनाटॉमी स्टडी की गई तो इसको लिजर्ड की कैटेगरी के अंदर रखा गया। ठीक है, तो ये एक कंट्रोवर्सी थी। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जो थर्ड जो क्वेश्चन है वो ये है, अटेम्प्ट गिविंग ए क्लियर डेफिनेशन ऑफ द टर्म स्पीशीज। ठीक है, जो स्पीशीज है उसकी आपने एक डेफिनेशन बतानी है। तो स्पीशीज क्या होता है बेटा? स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरब्रीड करें, ठीक है, और प्रोड्यूस करें फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। और क्या प्रोड्यूस करें भाई? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, जो कि अपने पेरेंट्स से क्या करें? रिजेंबल करें। दैट इज स्पीशीज। तो स्पीशीज क्या है भाई? स्पीशीज, तो अटेम्प्ट गिविंग ए क्लियर डेफिनेशन ऑफ द टर्म स्पीशीज। स्पीशीज का मतलब अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? स्पीशीज कहते हैं। जो थर्ड जो क्वेश्चन है आपका ये रहा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ट्राई टू ट्रेस द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, एग्जाम्पल ब्रेन साइज, फंक्शन, स्केलेटल स्ट्रक्चर एंड डाइटरी प्रेफरेंस। ठीक है, तो ह्यूमन एवोल्यूशन को हमने एक्सप्लेन करना है। ये पूरा का पूरा जो चार्ट है, डायप्थिकस क्या है, रामाप्थिकस, एस्ट्रोलोप्थिकस, होमो हिबिलस, होमो इरेक्टस, नेंदरथल मैन, ठीक है, होमो सेपियंस, इन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेंगी टेबुलर फॉर्म के अंदर, सो दैट आप उनको अच्छे से याद कर सको। ठीक है, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स लेनी है भाई? क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स लेनी है? साइज ऑफ ब्रेन, अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ है, ग्रेजुअल एवोल्यूशन हुआ है ह्यूमन का, ठीक है, आपको देखने का मिलेगा कि क्रेनियल कैपेसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन अब भाई हर टाइम पे अगर क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ती रही तो आप क्या बोल दोगे कि जो एवोल्यूशन है वो एक डायरेक्शनल प्रोसेस है, लेकिन ऐसा बीच में नहीं होता। ठीक है, तो जैसे क्रो-मैग्नन की जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो हमसे भी ज़्यादा है। ऑलराइट, तो ये यहाँ पर एक्सेप्शन है, लेकिन हाँ मैक्सिमम क्रेनियल कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगी कि वो बढ़ रही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ बॉडी पोस्चर की, भाई वो झुक के चलते हैं या फिर वो इरेक्ट पोस्चर है, बाईपीडल मोमेंट है या क्वाड्रिपीडल मोमेंट है। नेक्स्ट है फूड हैबिट्स, ठीक है, वो मीट खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, क्या खाते हैं, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ठीक है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो ये आपको मिलने वाली है टेबुलर फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ किसकी, ड्रायोप्थीकस की बात करते हैं। ठीक है, सो ड्रायोप्थीकस, अब जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको यहाँ पर याद करनी है। ड्रायोप्थीकस हो गया, रामाप्थीकस हो गया एंड एस्ट्रोलोप्थीकस। ठीक है, तो ड्रायोप्थीकस को क्या बोला गया? ड्रायोप्थीकस, ड्रायोप्थीकस क्या थे भाई? फीचर क्या थी? ये थी मोर एप लाइक। ठीक है, ड्रायोप्थीकस क्या थे? मोर एप लाइक। और रामाप्थीकस क्या थे? मोर मैन लाइक। ठीक है, रामाप्थीकस क्या थे भाई? रामाप्थीकस थे मोर मैन लाइक। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अगर मैं ड्रायोप्थीकस की क्रेनियल कैपेसिटी की बात करूं तो ये थी अराउंड 350 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, एप लाइक इनकी वॉक थी। ठीक है, लीव्स और टेंडर फ्रूट्स ये खाते थे, और इक्वल साइज आर्म्स, लेग्स, मतलब जितना साइज आर्म्स का था उतना ही लेग्स का था, और इनके लार्ज कैनाइंस थे। ठीक है, बड़े बड़े क्या थे भाई? कैनाइंस थे इसके इनके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रामाप्थीकस, रामाप्थीकस की अराउंड क्रेनियल कैपेसिटी 350 to 400 सीसी थी। ठीक है, सेमी इरेक्ट पोस्चर थी इनकी, नट्स एंड सीड खाते थे। ठीक है, लार्ज मोलर्स, मतलब जो मोलर्स है उनका जो साइज है वो ज्यादा बड़ा साइज था, और जो कैनाइंस थे स्मॉल थे।
ठीक है, अब हम बात करते हैं एस्ट्रोलोपिथेकस। एस्ट्रोलोपिथेकस की जो क्रेनल कैपेसिटी है वो 500 सीसी थी। ठीक है, कंप्लीटली इरेक्ट पोस्चर, इनकी जो पोस्चर थी बेटा अभी एकदम इरेक्ट होके चलते थे, और इनका जो साइज था बेटा वो 1.05 मीटर टॉल। ऑलराइट, फ्रूट्स खाते थे, हर्बीवोर्स थे। ठीक है, और स्टोन वेपन्स इन्होंने यूज करना शुरू कर दिया था, लेकिन यहाँ पर स्टोन, जैसा इनको स्टोन मिला वैसा ही इन्होंने यूज करना शुरू कर दिया था, कुछ उन स्टोन को मॉडिफाई नहीं किया था इन्होंने। ठीक है, और इंसिजर एंड कैनाइन्स इनके अब स्मॉल थे। ठीक है, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स आपने 11th के अंदर पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर थी किस किस की हो गई, ड्रायोप्थेकस की, रामाप्थेकस की एंड एस्ट्रोलोपिथेकस की। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं होमो हेबिलस, होमो इरेक्टस, होमो नेंदरथल मैन। ठीक है, अब इनकी हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करेंगे। तो सबसे पहले अब एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है बेटा, आपको वही याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर में भी जो जितना आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है उतना याद रख सकते हैं, एक दो चीजें एक्स्ट्रा आप याद कर लोगे तो यहाँ पर सही रहेगा। और ट्राई करना ह्यूमन एवोल्यूशन को सारा का सारा आप किसकी फॉर्म में करो, टेबुलर फॉर्म के अंदर कर लो। ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहले अगर मैं होमो हेबिलस की बात करूं तो होमो हेबिलस की जो क्रेनल कैपेसिटी थी 600 टू 850 सीसी दिखाई दी। ठीक है, 600 टू 850 सीसी यहाँ पर दिखाई दी। ठीक है, और होमो हेबिलस को हम क्या बोलते हैं, टूल मेकर। हेबिलस का मतलब होता है बेटा एबिलिटी। ठीक है, हेबिलस का मतलब होता है एबिलिटी। ऑलराइट, और इनको होमो हेबिलस को हम हैंडीमैन या फिर टूल मेकर भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में हम यहाँ पे लिख देंगे कि टूल मेकर। ऑलराइट, और दे प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट। ठीक है, दे प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट, करेक्ट, कंप्लीटली इरेक्ट पोस्चर थी, 1.5 मीटर टॉल थे। ठीक है, और फूड जो प्रेफरेंस है जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर लिखी गई है बेटा, आप वही याद कर लो तो सही रहेगा। ठीक है, तो ज्यादा आप दे प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट, तो आपके लिए आसान रहेगी चीजें। तो एस्ट्रोलोपिथेकस, एस्ट्रोलोपिथेकस तो बेटा फ्रूट खाते थे। ठीक है, दे प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट, दे प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट। ठीक है, और यहां पर दे ईट मीट। ठीक है, होमो इरेक्टस के अंदर। ऑलराइट, और अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं होमो हेबिलस और होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस जो होमो हेबिलस है क्रेनल कैपेसिटी 600 टू 850 सीसी थी, और होमो इरेक्टस की 900 सीसी थी। ऑलराइट, और निएंडरथल मैन की जो क्रेनल कैपेसिटी थी वो थी 1400 क्यूबिक सेंटीमीटर। कंप्लीटली इरेक्ट पोस्चर तो शुरू हो गई थी। अब जो साइज है होमो हेबिलस का 1.5 मीटर टॉल और होमो इरेक्टस का 1.5 टू 1.8 मीटर टॉल था। ठीक है, और अब साइज थोड़ा थोड़ा आपको देखने को मिलेगा, बढ़ेगा 1.5 टू 1.66 मीटर टॉल। ठीक है, अब दे प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट, दे प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट एंड दे ईट मीट। ये एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, जो आपको याद रखोगे आसानी रहेगी। स्मॉल कैनाइन फर्स्ट टू मेक टूल, इसीलिए इनको टूल मेकर बोला गया। ठीक है, और होमो इरेक्टस फॉर हंटिंग यूज्ड बोन एंड स्टोन टूल्स। ठीक है, अब इनको जो होमो हेबिलस है ना, होमो हेबिलस, हेबिलस का मतलब एबिलिटी। अब जो स्टोन यूज करने लगे थे एस्ट्रोलोपिथेकस, इन्होंने उनको मॉडिफाई करना शुरू कर दिया था। और होमो इरेक्टस के जो फॉसिल्स हैं वो मिले थे कहाँ कहाँ पर, जैसे कि इनके मिले इंडोनेशिया के अंदर। ठीक है, इनके जो फॉसिल्स है भाई वो चाइना के अंदर मिले, जर्मनी के अंदर मिले, एंड दे डिस्कवर्ड फायर। ठीक है, एंड दे डिस्कवर्ड फायर, इन्होंने किसको डिस्कवर कर लिया था भाई, दे डिस्कवर्ड फायर, इन्होंने डिस्कवर कर ली थी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, निएंडरथल मैन, क्रेनल कैपेसिटी 1400 सीसी एंड ओमनीवोरस थे ये। ठीक है, इनहैबिटेड केव्स, बरीड देयर डेड्स। ये सबसे पहले मतलब यहाँ पर यहाँ पर निएंडरथल मैन जिन्होंने सिविलाइजेशन शुरू किया था। ठीक है, मतलब इन्होंने एक्चुअली सिविलाइजेशन रिचुअल्स इन्होंने शुरू किए थे। ठीक है, सबसे पहले यही थे जिन्होंने मतलब जो भी इनके मतलब
साथ ही जिनकी डेथ हो जाती थी उनको इन्होंने दफनाना शुरू किया था, रिचुअल्स इन्होंने शुरू कर दिए थे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं होमो सेपियन फॉसिल्स, ठीक है, 1650 सीसी इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी, इनकी रेक्ट पोस्चर थी, साइज 1.8 मीटर टॉल, ऑमनिवोरस थे ये, ठीक है, पोजेस्ड स्ट्रॉन्ग जॉ विद टीथ क्लोजली प्लेस्ड, इनहैबिटेड केव्स एंड मेड पेंटिंग्स इन केव्स, डेवलप्ड ए कल्चर एंड वर रेफर्ड एज द फर्स्ट मॉडर्न मैन, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने पेंटिंग्स वगैरह बनाने शुरू कर दी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, होमो सेपियंस की। इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो 1200 से लेके 1600 सीसी थी, ठीक है। अब जो एक बीच में क्रोमैग्नन भी है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हो तो रहने देना, आप वो भी ऐड कर सकते हो। कंप्लीट इरेक्ट पोस्चर थी, 1.5 टू 1.8 मीटर टॉल थे, ऑमनीवेरस थे। और अब यहाँ पर स्किल्स डेवलप हो गई हैं, स्पीच डेवलप हो गई है, लैंग्वेज यहाँ पर डेवलप हो गई है, ठीक है, कल्टिवेशन ऑफ डोमेस्टिकेशन यहाँ पे शुरू हो गया है, ठीक है, और यहाँ पर एग्रीकल्चर यहाँ पर शुरू हो गया है। तो ये था ह्यूमन एवोल्यूशन। जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके एनसीईआरटी के अंदर दी हैं वही इनफ रहेगा। किस तरीके से क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, ठीक है, ह्यूमन एवोल्यूशन पर, अब जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो आपको वो चीज़ समझ में भी आ जाएगी, ठीक है। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ, आपको इस तरीके से याद रखना है, ठीक है, जो क्वेश्चन का आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी के अंदर, फाइंड आउट थ्रू द इंटरनेट एंड पॉपुलर साइंस आर्टिकल वेदर एनिमल्स अदर देन मैन हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो क्या सिर्फ मैन के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस थी या फिर कोई ऐसे और भी एनिमल्स थे जिनके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस थी, ये आपको बताना है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट यूज करके, ठीक है, जो कि आप करते ही होंगे और ऑब्वियसली, और इसका फिर आप बेनिफिट भी उठाओ कुछ पढ़ाई करने में, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम द ह्यूमंस देयर आर मेनी अदर एनिमल्स जिसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस थी, जैसे कि एग्जांपल डॉल्फिन, ठीक है। तो दे आर बिलीव टू हैव ए हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, दे हैव ए सेंस ऑफ सेल्फ एंड दे कैन आइडेंटिफाई, वो अपने आप को पहचान सकती हैं, डिस्टिंग्विश कर सकती हैं फ्रॉम द अदर्स, ठीक है। और बॉडी मूवमेंट भी ये शो करती हैं, कम्युनिकेट भी करती हैं। इनके अलावा जो वेल जो डॉल्फिन है, डॉल्फिन के अलावा किन किन के पास सेल्फ कॉन्शियसनेस है, जैसे कि पैरट्स, क्रॉस, गोरिल्लाज, ओरंगुटैन्स, चिंपैंजी एटसेट्रा, इन सब के पास क्या थी, सेल्फ कॉन्शियसनेस थी। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बेटा आपको नहीं देखने को मिलेंगे अपने एग्जाम में कि इंटरनेट की हेल्प लो, ये तो सिर्फ आपको एक घर पर नॉलेज बढ़ाने के लिए किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्या है भाई, लिस्ट 10 modern day animals and using their internet resources link it to a corresponding ancient fossils, ठीक है। आपको नाम बताना है और नाम के साथ साथ आपको बताना है उनके पहले फॉसिल्स के बारे में, ठीक है। तो 10 एनिमल्स हैं, आपके सामने एक लिस्ट बना दी गई है, ठीक है, और इन 10 एनिमल्स की आपके पास लिस्ट है, आपको ये याद करना है, एक बार आप इसको रिवाइज कर लो, ठीक है, सो दैट आपको ये चीज़ें एकदम क्लियर हो जाए कि भैया हॉर्स है, हॉर्स का जो फॉसिल है दैट इज इओहिपस, ठीक है। अगर मैं मैन की बात करूं तो मैन यानी कि रामाप्थिकस, मोर मैन लाइक बताया था, ठीक है। और यहीं से अगर मैं गोरिल्ला की बात करूं तो दैट इज ड्रायोप्थिकस, ऑलराइट। तो ड्रायोप्थिकस क्या था, मोर एप लाइक थे, ठीक है। एलिफेंट, एलिफेंट का मोएरिथर्स, ठीक है। वेल का जो फॉसिल है दैट इज प्रोटोसीटस, फिश का एरेंडेस्पिस, ऑलराइट। जिराफ, जिराफ का पेलियोट्रैगस, ठीक है। डॉग लेप्टोसायोन, ऑलराइट। कैमल, कैमल का प्रोटियोलोपस, ठीक है। ड्रायोप्थिकस ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ गोरिल्ला का, और जो बैट का है आर्कियोनसिटारिस, ठीक है। तो ये आप जितनी बार एक बार लिखोगे तो आपको ये चीज याद हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन तो वैसे नहीं आया, लेकिन हाँ स्टिल आप एक बार इसको कर लो, ठीक है। यहाँ पर जैसे हॉर्स है, हॉर्स का एवोल्यूशन पूछा गया है क्वेश्चन में, तो हॉर्स आपको याद कर लेना है, ठीक है। मैन का आपको पता ही है, गोरिल्ला का तो आपको पता ही है, ऑलराइट। तो ये था क्वेश्चन, आप साइड में हटती हूँ, एक बार इसका पोज कर लेना, इसको आप लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है कि प्रैक्टिस ड्राइंग द वेरियस एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। तो आप प्लांट्स और एनिमल्स का ड्रॉ करो, ठीक है। ये तो क्वेश्चन कुछ कराने का नहीं है, ठीक है। जो आपको पसंद आई उस एनिमल्स और प्लांट्स की आप यहाँ पर डिजाइन बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब वन एग्जांपल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है। तो एडेप्टिव रेडिएशन का एक एग्जांपल आपको बताना है, जो चीज़ मैं बोलूँगी समझाऊंगी वो ही यहाँ पर नोट्स में लिखा हुआ होगा, तो एक बार मैं इसको समझा देती हूँ, ठीक है।
चलो सबसे पहले कि भाई अडेप्टिव रेडिएशन के 3 एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी के अंदर दिए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से एनसीईआरटी के अंदर 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एक तो डार्विन फिंचेस। ठीक है, तो डार्विन फिंचेस आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द अडेप्टिव रेडिएशंस। ऑलराइट, सेकेंड एग्जाम्पल है प्लेसेंटल मैमल। ठीक है, प्लेसेंटल मैमल। ऑलराइट, प्लेसेंटल मैमल। और जो थर्ड जो एग्जाम्पल है भाई वो क्या है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। तो ये 3 एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी के अंदर दिए गए हैं। सो सबसे आप बेस्ट डार्विन फिंचेस को आप यहाँ पर हम एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि अडेप्टिव रेडिएशन होती क्या है। अडेप्टिव रेडिएशन का मतलब है एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज, एवोल्यूशन ऑफ अ स्पीशीज। ठीक है, स्पीशीज का एवोल्यूशन स्टार्टिंग फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट in an isolated geographical area, in an isolated geographical area। ठीक है, evolution of a species in an isolated geographical area starting from a common point, starting from a common point and literally radiating to other habitat, and literally radiating to other habitat। ठीक है, ये क्या है भाई, ये है अडेप्टिव रेडिएशन। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। जस्ट सपोज एक साउथ अमेरिका लिया हमने। ठीक है, साउथ अमेरिका हम लेते हैं। साउथ अमेरिका पे सबसे पहले डार्विन ने छोटी छोटी काली चिड़िया थी उनको स्टडी किया। ठीक है, और ये क्या थी, सीड ईटिंग बर्ड्स थी। ठीक है, ये क्या थी भाई, सीड ईटिंग बर्ड्स थी। इनको स्टडी किया डार्विन ने, इनके ऊपर स्मॉल ब्लैक बर्ड्स थी। ठीक है, ये क्या थी भाई, स्मॉल ब्लैक बर्ड थी। इनको स्टडी किया डार्विन ने, इनके ऊपर काम किया था, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, डार्विन फिंचेस। ठीक है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, डार्विन फिंचेस बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात समझते हैं कि जब हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हुआ, ठीक है, क्या हुआ, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। जब हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हुआ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, तो ये जो साउथ अमेरिका का कुछ छोटा सा पार्ट इस तरीके से टूट गया। ठीक है, इस तरीके से टूट गया, और इस तरीके से हमें देखने को मिला कि छोटे छोटे ये 22 टुकड़ों के अंदर इस तरीके से टूट गया। ठीक है, और मतलब इन हर एक जो आइलैंड था आपस में अलग अलग था, बीच में पानी। तो ग्रुप ऑफ 22 आइलैंड्स को हम क्या बोलते हैं, गैलापागोस आइलैंड। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, इसको हम बोलते हैं गैलापागोस आइलैंड। ठीक है, तो यहाँ पर अब भाई जब हैबिटेट फ्रेगमेंट हुआ, ठीक है, जब छोटा सा टुकड़ा साउथ अमेरिका का टूट के अलग होता है, और साउथ अमेरिका के पास ओरिजिनली जो ब्लैक बर्ड थी वो कौन सी थी, सीड ईटिंग ब्लैक बर्ड्स थी। ठीक है, अब यहाँ पर जस्ट सपोज यहाँ पर जो फ्रेगमेंट इस तरीके से टूटा, जस्ट सपोज यहाँ पर खाने के लिए सिर्फ क्या है, कैक्टस है। ठीक है, यहाँ पर खाने के लिए सिर्फ क्या है, सीड है। यहाँ पर खाने के लिए क्या है, सिर्फ ग्रेन है। और यहाँ पर इस आइलैंड पे खाने के लिए क्या है, सिर्फ इंसेक्ट है। ठीक है, तो अब भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म जब रहेगा, ठीक है, तो वहाँ पर खाने के लिए जो चीज़ होगी वो अपने आप को उसी तरीके से मॉडिफाई करेगा। जस्ट सपोज अगर यहाँ पर आप कहीं फंस जाते हो, आप प्योर वेजिटेरियन हो, ठीक है, और आसपास 1 साल तक खाने के लिए कुछ भी नहीं है नॉन वेज के अलावा, तो आपको जिंदा रहने के लिए अब अपनी फूड हैबिट्स क्या करनी पड़ेंगी, चेंज तो करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर जब ऑलरेडी यहाँ पर फ्रैगमेंट इस तरीके से टूटा कि खाने के लिए सिर्फ कैक्टस था, खाने के लिए सिर्फ सीड है, खाने के लिए इंसेक्ट है, खाने के लिए सिर्फ ग्रेन है, तो जो पहले ओरिजिनल जो सीड जो बर्ड्स थी वो कौन सी थी भाई, सीड ईटिंग बर्ड्स थी। अब जिस तरीके से हैबिटेट हुआ उस तरीके से इन्होंने अपनी जो बीक है उसको मॉडिफाई कर दिया। अब जो लंबी चोंच मॉडिफाई होगी भाई, इनको खाने के लिए तो इंसेक्ट खाएंगे, इंसेक्ट खाने के लिए तो लंबी चोंच होनी चाहिए ताकि वो अपने इंसेक्ट जो भी इंसेक्ट है उसको क्या कर सके, पिक कर सके। तो देखने को क्या मिला कि कुछ टाइम के बाद ये एक न्यू स्पीशीज के अंदर इवॉल्व हो गई। तो यहाँ से कैक्टस ईटिंग बर्ड आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, जो कैक्टस खाती थी आपको यहाँ पर सीड ईटिंग बर्ड देखने को मिलेंगी। ठीक है,
सीड ईटिंग बर्ड यहाँ पर देखने को मिलेंगी, यहाँ पर ग्रेन ईटिंग बर्ड देखने को मिलेंगी, ठीक है, और यहाँ पर इंसेक्ट ईटिंग बर्ड देखने को मिलेंगी, इंसेक्ट ईटिंग बर्ड यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। देखो अब हम यहाँ पर जो डेफिनेशन पे चलते हैं, डेफिनेशन पर अब आपको यहाँ पर समझ में आएगा। डेफिनेशन क्या था? एवोल्यूशन ऑफ अ स्पीशीज इन आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया, जो स्टार्टिंग फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, जो कॉमन जो इंसेस्टर था वो क्या था? सीड ईटिंग था, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर, लेकिन वो फिर लिटरली क्या कर गया भाई? वो रेडिएट कर गया और एक न्यू स्पीशीज का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ। क्यों? क्योंकि हैबिटेट क्या है? सबका अलग अलग है। इसी को हम बोलते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। ऑलराइट, इसी को हम क्या बोलते हैं? अडेप्टिव रेडिएशन बोलते हैं। और जो चीज़ आपको लिखनी है बेटा वो यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। क्या है? व्हेन मेंबर्स ऑफ अ सिंगल असेंबलीज और लीनियज डेविएट एवोल्यूशनरी इनटू अ रेंज ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स, इसको हम क्या बोलते हैं? अडेप्टिव रेडिएशन। या फिर आप जो भी डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी में दी है, एवोल्यूशन ऑफ अ स्पीशीज इन एन आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग टू द अदर डिफरेंट हैबिटेट, दैट इज नोन एज अडेप्टिव रेडिएशन। आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। और डार्विन फिंचेस का यहाँ पर एग्जाम्पल है जो कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। हैड शेयर्ड अ कॉमन एंसेस्टर, जो कॉमन एंसेस्टर था वो क्या था? सीड ईटिंग बर्ड था, लेकिन हैबिटेट फ्रेगमेंट हुआ इस तरीके से हुआ कि जहां पर हैबिटेट अलग अलग हैबिटेट है, अलग अलग खाने के लिए भाई चीज़ें हैं, ठीक है, फूड हैबिट्स अलग अलग है, तो उसी तरीके से जो सीड ईटिंग बर्ड है वो क्या हो गई? मॉडिफाई हो गई और एक न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू सूट देयर फीडिंग हैबिटेट, दीज फिंचेस हैव अडॉप्टेड डिफरेंट ईटिंग प्रेफरेंसेस एंड वेरिड बीक टाइप्स। इनकी जो बीक टाइप्स है वो अलग अलग हुई। क्यों? क्योंकि इनकी जो फीडिंग जो हैबिट्स थी वो क्या थी? अलग अलग थी। तो जो डार्विन फिंचेस है बेटा ये बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। डार्विन फिंचेस क्या है? बेस्ट एग्जाम्पल है अडेप्टिव रेडिएशन का। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या हम बोल सकते हैं कि जो एवोल्यूशन है, ह्यूमन एवोल्यूशन एक अडेप्टिव रेडिएशन है? बताओ, क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो ह्यूमन जो एवोल्यूशन है ये एक अडेप्टिव रेडिएशन है? अडेप्टिव रेडिएशन का मतलब क्या है? जैसे कि अभी आप समझ के आए हो कि ये सीड ईटिंग बर्ड्स है, ठीक है, इसको हम समझते हैं। जस्ट सपोज ये है सीड ईटिंग बर्ड, ठीक है। अब ये जो सीड ईटिंग बर्ड थी, ओरिजिनल जो एंसेस्टर थी वो क्या थी? सीड ईटिंग बर्ड, और यहाँ से न्यू स्पीशीज देखने को मिली, ठीक है। इस तरीके से हैबिट अलग हो गया, ठीक है। कोई जो स्पीशीज है आपको इंसेक्ट ईटिंग दिखाई दी, ठीक है, इंसेक्ट ईटिंग बर्ड, कैक्टस ईटिंग बर्ड, ठीक है, कैक्टस ईटिंग बर्ड, ऑलराइट, और कोई ग्रेन ईटिंग, ठीक है, और कोई फ्रूट ईटिंग बर्ड आपको दिखाई दी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनकी फीडिंग हैबिट्स क्या थी? ठीक है, क्यों? क्योंकि इनकी जो फीडिंग जो हैबिट्स थी वो क्या थी? अलग अलग थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर जो अडेप्टिव जो रेडिएशन हो रही है ना, एक सीड ईटिंग बर्ड से ही वो अलग अलग फैल रही है, ठीक है। तो ये जो अडेप्टिव रेडिएशन है एक रैपिड प्रोसेस है, ठीक है, रैपिड प्रोसेस है। लेकिन अगर मैं ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करूं तो क्या ह्यूमन एवोल्यूशन एक कॉमन एंसेस्टर से अलग अलग स्पीशीज निकल के आ रही है, या फिर ह्यूमन एवोल्यूशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस है? भाई जो ह्यूमन एवोल्यूशन है वो तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है ना। कैसे भाई? सबसे पहले आपको देखने को मिले ड्रायोप्थीकस, ठीक है, ड्रायोप्थीकस के बाद आपको देखने को मिले रामाप्थीकस, रामाप्थीकस के बाद आपको क्या देखने को मिले? रामाप्थीकस के बाद एस्ट्रोलोप्थीकस, है ना, एस्ट्रोलोप्थीकस। तो यहाँ से आपको क्या दिखाई दिया भाई? यहाँ से आपको क्या पता चला कि जो ह्यूमन एवोल्यूशन तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, ठीक है। पहले ड्रायोप्थीकस, रामाप्थीकस, एस्ट्रोलोप्थीकस, होमो हेबिलस, होमो इरेक्टस, नेंडरथल मैन, क्रो-मैग्नन मैन, मॉडर्न मैन, इस तरीके से एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। ऐसा तो नहीं है कि भाई एक कॉमन एंसेस्टर है उससे अलग अलग स्पीशीज निकली हैं, अलग अलग डिफरेंट हैबिटेट से, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हाँ, अडेप्टिव रेडिएशन एक कॉमन एंसेस्टर, जैसे पहले सीड ईटिंग बर्ड थी, अब अलग अलग वो लिटरली रेडिएट कर गई और एक न्यू स्पीशीज बना दी क्योंकि अलग अलग हैबिटेट है। तो ह्यूमन एवोल्यूशन को हम अडेप्टिव रेडिएशन यहां पर नहीं बोल सकते,
ठीक है, अब इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है, आपको ये याद रखनी है, ठीक है। तो ह्यूमन एवोल्यूशन एक एडाप्टिव रेडिएशन नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन आना चाहिए आपको। दिस इज बिकॉज रीजन क्या है कि एडाप्टिव रेडिएशन बाय डाइवर्सिफिकेशन एंसेस्टर लाइन का इनटू डिफरेंट फॉर्म्स, दिस विल प्रोड्यूस ए डाइवर्स इकोलॉजिकल निश, और एक क्विक प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करूं, ह्यूमन एवोल्यूशन क्या है भाई, एक स्लो प्रोसेस है एंड डिफरेंट फ्रॉम एडाप्टिव रेडिएशन, एंड ह्यूमन एवोल्यूशन बेटा कैन नॉट बी कॉल्ड एज एडाप्टिव रेडिएशन, क्योंकि ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है और ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है, ठीक है, कि ड्रायोप्थेकस भाई कॉमन एंसेस्टर है, उसे अलग अलग हैबिटेट में गए और एक अलग न्यू स्पीशीज बना दी। भाई स्लो है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे चेंजेस आए कि पहले क्वाड्रुपेडल मूवमेंट शो करता था, उसके बाद बाइपीडल मूवमेंट शो करी, ठीक है, पहले जो बहुत बाहर था फिर अंदर पीछे की तरफ हुआ जो, ऑलराइट। तो अलग अलग सारी की सारी यहाँ पर पूरी की पूरी ग्रेजुअल प्रोसेस है ह्यूमन एवोल्यूशन, इसीलिए हम इसको एडेप्टिव रेडिएशन यहाँ पर नहीं बोल सकते। ये क्वेश्चन आना चाहिए आपको। अब next and the last question of your NCERT exercise is, using various resources such as your school library or internet or discussion with your teacher, friends, evolutionary stages आपने बतानी है एक एनिमल की। जस्ट एग्जाम्पल हॉर्स का हम एवोल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। तो एवोल्यूशन हॉर्स का आपने ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले कौन आया भाई, इयोहिपस, मीजोहिपस, मैरीहिपस, प्लियोहिपस, एंड जो मॉडर्न हॉर्स इज नोन एज इक्वस, ठीक है। जो इक्वस क्या है भाई, मॉडर्न हॉर्स है, और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्या मतलब देखने को मिला, जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ क्या क्या चेंजेस आए कि इंक्रीज हुआ साइज ऑफ द बॉडी, इलोंगेटेड नेक, एक्सपेंशन ऑफ द थर्ड डिजिट का एक्सपेंशन हुआ, ठीक है, एनहांस स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ द टीथ टू फीड ऑन द ग्रास, ठीक है, ब्रॉडिंग ऑफ द लिप्स, इवेंचुअल डिक्रीज इनटू द लेटरल डिजीज, जो स्ट्रेंथ बैक थी वो स्ट्रेंथ हो गई, ठीक है, जो ब्रेन है और अदर ऑर्गन की डेवलपमेंट हुई। तो जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ, कौन क्या सीरीज है, सीरीज याद रख लो, इयोहिपस, मीजोहिपस, मैरीहिपस, प्लियोहिपस एंड इक्वस। सबसे एंशिएंट जो हॉर्स का जो फॉसिल था बेटा वो क्या था, इयोहिपस, और जो मॉडर्न हॉर्स इज नोन एज इक्वस। क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है, ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पर इस तरीके से डायग्राम है, तो सबसे जो छोटे साइज का यहाँ पर दिखाई दिया होगा, ठीक है, सबसे छोटे साइज का यहाँ पर है इयोहिपस, ठीक है। सो इयोहिपस सबसे छोटा है, इयोहिपस, ऑलराइट। इयोहिपस जो साइज है इयोहिपस का वो फॉक्स जितना था, ठीक है। उसके बाद आया मीजो, ठीक है, उसके बाद आया मीजोहिपस, मीजोहिपस के बाद मैरीहिपस, ठीक है, उसके बाद प्लियोहिपस, एंड द लास्ट वन इज द इक्वस। इक्वस इज द मॉडर्न हॉर्स, ठीक है। अब देखो कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखनी है कि इयोहिपस है, इयोहिपस का जो साइज है भाई ये फोक्स जितना साइज था, जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ जो साइज है वो ज्यादा बढ़ा, ठीक है। जो शॉर्ट हेड और नेक थी, जो 4 फीट विद 4 कंप्लीट फिगर्स, और जो हाइंड फीट थे बेटा उसके पास 3 फंक्शनल टोज थे। अब फिर हम बात करें मीजोहिपस, अब जो साइज है वो बढ़ा, इसका जो साइज है वो मॉडर्न शीप जितना हुआ, 4 फीट 3 फिंगर्स थे 4 फीट के पास, और जो हिंड फीट है बेटा इसके पास 3 टोज, मिडल वन लॉन्गर देन अदर। नेक्स्ट अगर मैं मैरीहिपस की बात करूं, मैरीहिपस साइज ऑफ द स्मॉल पोनी और लॉन्ग नेक, 4 एंड हाइंड फीट विद 3 फिंगर्स एंड टोज। प्लियोहिपस, प्लियोहिपस का जो साइज है थोड़ा सा और बड़ा है एज कंपेयर टू मैरीहिपस। ईच 4 एंड हाइंड फुट हैज 1 कंप्लीट फिंगर एंड 1 कंप्लीट टो था। अब इक्वस की अगर मैं बात करूं तो इक्वस के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जो बैक है वो स्ट्रेंथ हुई, ठीक है, स्ट्रेंथन बैक थी, लॉन्ग हेड एंड नेक आपको देखने को मिलेगा, और 4 एंड हाइंड फुट के पास 1 फिंगर और 1 टो, ठीक है। तो जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ जो साइज है वो बढ़ता हुआ बढ़ा, ठीक है, क्योंकि फीडिंग हैबिट्स भी चेंज हुई। तो ये पूरी की पूरी आपको याद रखनी है, ठीक है, सीक्वेंस याद रखना, ठीक है, सीक्वेंस याद रखना, क्या क्या चेंजेस आए। एक अगर आपसे सिर्फ चेंजेस के बारे में पूछता है क्वेश्चन तो आप सिर्फ चेंजेस बताना, और अगर आपसे एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स के बारे में पूछ लेता है, ठीक है, क्वेश्चन अगर आ जाता है तो इस तरीके से आप इतनी याद रख लेना, ठीक है, दैट वुड बी इनफ, ये इनफ रहेगा, ठीक है। तो ये थी बेटा आपका एवोल्यूशन किसका, हॉर्स का। अब हम देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, रिटर्न फॉर्म में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है।
और लेकिन हाँ, आपको क्या लिखना है उसका आइडिया यहाँ पर हो जाएगा। मैक्सिमम आप जब क्वेश्चंस करोगे, ठीक है, आपने थ्योरी देखी होगी लेक्चर्स की, तो जब आप PYQ सोल्व करोगे तो आपको प्रॉपर से समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन बहुत आसान से पूछे जाते हैं। ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में उतना ही पूछा जाता है जितना आपकी NCERT में दिया हुआ है। एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ डज द हार्डी-वेनबर्ग एक्सप्रेशन दैट इज p² plus 2pq explain that genetic equilibrium is maintained in a population? List any two factors that can disturb the genetic equilibrium. देखो, हार्डी-वेन इक्विलिब्रियम ने क्या बोला, हार्डी-वेन इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि जो जीन फ्रीक्वेंसी है, जीन फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन, जीन फ्रीक्वेंसी इन अ रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन, जीन फ्रीक्वेंसी इन अ रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन है, वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, दो इक्वेशन थी यहाँ पर हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम की, कौन कौन सी, P + Q = 1, p² + q² + 2pq = 1। ठीक है, P किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील, Q किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव अलील इन ए पॉपुलेशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। p² किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल। q² किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल। 2p किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल। और ये किसके इक्वल थी, ये इक्वल थी 1। ठीक है, अब हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या कह रहा है, हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम यहाँ पर ये कह रहा है कि जीन फ्रीक्वेंसी इन अ रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट ओवर जनरेशन टू जनरेशन इफ एवोल्यूशनरी फैक्टर्स आर एब्सेंट। भाई अगर एवोल्यूशनरी फैक्टर्स एब्सेंट होंगे ना, तो जो जीन फ्रीक्वेंसी है पॉपुलेशन की जनरेशन टू जनरेशन वो कांस्टेंट रहेगी, ये बोला था हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम ने। लेकिन एवोल्यूशनरी फैक्टर नहीं होने चाहिए। अब एवोल्यूशनरी फैक्टर्स कौन कौन से थे भाई, 5 एवोल्यूशनरी फैक्टर थे, जैसे कि सबसे पहला जीन फ्लो नहीं होना चाहिए, ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए, जीन रिकॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, क्या नहीं होना चाहिए भाई, म्यूटेशन नहीं होना चाहिए और नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर ये सारे के सारे जो फैक्टर्स अगर नहीं है तो तभी जीन फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को हमने जेनेटिक इक्विलिब्रियम भी बोला था। ठीक है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम भी बोला था। तो जीन फ्रीक्वेंसी इन पॉपुलेशन स्टेबल है, कांस्टेंट रहेगी फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन अगर कोई भी मतलब एवोल्यूशनरी फैक्टर नहीं होगा। और एवोल्यूशनरी फैक्टर मतलब 2 ही एक्सप्लेन करने को बोला है, लेकिन हमने यहाँ पर 5 बता दिए, 5 में से आप कोई 2 यहाँ पर लिख सकते हो। तो इस तरीके से पार्ट में क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने पार्ट में ही आंसर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर ऑफ हुगोडी वेरीज ऑफ द म्यूटेशन और हाउ इज द डार्विन थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन डिफरेंट फ्रॉम इट। अब ये भी 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हुगोडी वेरीज ने किसके ऊपर काम किया था, इवनिंग प्राइमरोज या फिर इनिथेरा लेमार्कियाना पे काम किया था। और इन्होंने बताया था कि जो सोर्सेज है वेरिएशन की वो क्या है, म्यूटेशन है। ठीक है, जो म्यूटेशन है भाई, जो एवोल्यूशन है हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग, जो एवोल्यूशन है ये क्या है, एक जर्की प्रोसेस है। जो एवोल्यूशन क्या है भाई, एवोल्यूशन एक जर्की प्रोसेस है। ठीक है, स्लो प्रोसेस नहीं है, जर्की प्रोसेस है। अब एक साथ ही, अब ए है भाई, इसके अंदर धीरे, डार्विन ने क्या बोला, ए के अंदर धीरे धीरे स्लो ग्रेजुअल चेंज होगा, तब जाके 20 स्पीशीज देखने को मिलेगी। ये किसने बोला था, ये बोला था डार्विन ने। डार्विन के अकॉर्डिंग जो वेरिएशंस थी वो क्या थी भाई, जो वेरिएशन थी डायरेक्शनल थी, स्लो थी, कंटिन्यूअस थी। लेकिन हुगोडी वेरीज के अकॉर्डिंग ये डायरेक्शन लेस थी, सडन थी और रैंडम थी। ठीक है, हुगोडी वेरीज ने क्या बोला, हुगोडी वेरीज ने बोला कि जैसे ये स्पीशीज है, इसके अंदर सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन होगा, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। और इस सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन को क्या बोला गया, सॉल्टेशन। ठीक है, और एक साथ इतनी बड़ी म्यूटेशन देखने को मिलेगी और एक ही बार में झटके से एक न्यू स्पीशीज का
यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। तो डार्विन थ्योरी और हुगो डी वेरिस में क्या क्या डिफरेंस थी, यही थी, ठीक है। और हुगो डी वेरिस ने बोला था कि जितनी भी डाइवर्सिटी है वो जस्ट बिकॉज ऑफ म्यूटेशन है, वेरिएशन का कोई और जो सोर्स है, वेरिएशन का जो सोर्स है सिर्फ क्या है, म्यूटेशन है, वेरिएशन के अलावा और कोई सोर्स नहीं है भाई। म्यूटेशन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, जीन रिकॉम्बिनेशन है, इतने सारे तो हैं, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर क्रिटिसिज्म भी थे म्यूटेशन थ्योरी के। ऑलराइट, तो इस तरीके से आपको ये एक्सप्लेन करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो जो ह्यूमन एवोल्यूशन है ना, ह्यूमन एवोल्यूशन में अब इस तरीके से आपसे वही क्वेश्चन वही पूछा जाएगा, उतना ही कंटेंट पूछा जाएगा जितना आपके एनसीईआरटी में गिवन है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेम द प्राइमेट्स। आपको क्या करना है भाई, प्राइमेट का नाम यहां पर लिखना है, ठीक है। नेम द प्राइमेट्स, चलो, नेम द प्राइमेट्स दैट लिव्ड अबाउट 50 मिलियन ईयर अगो। भाई 15 मिलियन ईयर अगो तो ड्रायोप्थिकस भी रहते थे और रामाप्थिकस भी रहते थे। लिस्ट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। भाई ड्रायोप्थिकस क्या थे, दोनों ही ड्रायोप्थिकस चाहे रामाप्थिकस दोनों गोरिल्ला की तरह चलते थे, ठीक है। ड्रायोप्थिकस मोर एप लाइक थे और रामाप्थिकस, रामा से आप याद रखना कि ये मोर मैन लाइक थे, ठीक है। एक तो पहला पार्ट हो गया। नेक्स्ट, वेयर वॉज द फर्स्ट मैन लाइक एनिमल फाउंड। फर्स्ट मैन लाइक फाउंड कहां पर इसके फॉसिल्स मिले, यानी कि यूथोपिया, टैंजानिया, ईस्टर्न अफ्रीका। ऑलराइट, नेक्स्ट, राइट द ऑर्डर इन विच नेanderthal, होमो हेबिलस एंड होमो इरेक्टस अपीयर्ड ऑन द अर्थ। सिलेक्ट स्टेट द ब्रेन कैपेसिटी। अब देखो इनका ऑर्डर लिखना है, ड्रायोप्थिकस, रामाप्थिकस, ऑस्ट्रोप्थिकस, होमो हेबिलस, होमो इरेक्टस, नेanderthal मैन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर लिखना है किसका, नेanderthal, होमो हेबिलस और होमो इरेक्टस। तो सबसे पहले होमो हेबिलस, होमो इरेक्टस और नेanderthal मैन, ठीक है। क्रेनियल कैपेसिटी होमो हेबिलस की 650 से लेके 800 सीसी, ठीक है। और होमो इरेक्टस की कितनी थी भाई, 900 सीसी। होमो हेबिलस की थी सबसे कम 650 टू 800 सीसी, ठीक है। और यहाँ पर नेanderthal मैन की यहाँ पे देखने को मिली 1400 सीसी, ठीक है। अब लेकिन ऑर्डर के अंदर लिखना है, अगर आपने ऑर्डर के अंदर नहीं लिखा तो आपका कोई भी मार्क यहाँ पर नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ क्रेनियल कैपेसिटी लिख दी तो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरीके से पार्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, व्हेन डिड मॉडर्न होमो सेपियंस अपीयर ऑन द प्लेनेट। यहाँ पर आपको बताना है, तो यानी कि कौन सी एज थी भाई, वो आइस एज थी, ठीक है। और 75,002 आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पार्ट में क्वेश्चन आएंगे और पार्ट में क्वेश्चन आपको इस तरीके से लिखना है। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस थ्योरी को एक्सप्लेन करना है और ये बताना है हाउ डज द मिलर एक्सपेरिमेंट सपोर्ट दिस थ्योरी। तो सबसे पहले बायोजेनेसिस, बायो का मतलब लिविंग, ठीक है। बायोजेनेसिस क्या बता रही है कि जो न्यू ऑर्गेनिज्म है ना, जो न्यू लाइफ अराइजेस फ्रॉम, न्यू लाइफ अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, न्यू लाइफ अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ठीक है। ये किसने बताया, न्यू लाइफ इज अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, बायोजेनेसिस। ऑलराइट, अब यहां पर मिलर एक्सपेरिमेंट सपोर्ट दिस थ्योरी। तो क्या मिलर एक्सपेरिमेंट इस थ्योरी को सपोर्ट करता है? जो मिलर एक्सपेरिमेंट है भाई, वो तो थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करता है। किसको एक्सप्लेन करता है? थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन, केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी को ये एक्सप्लेन करता है। जो बायोजेनेसिस को तो एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया था? लुईस पास्चर ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, ठीक है। और कौन सा था एक्सपेरिमेंट? स्वॉन नेक एक्सपेरिमेंट। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये बताओ कि जो ए बायोजेनेसिस थ्योरी थी, ए बायोजेनेसिस थ्योरी का मतलब क्या था? कि जो न्यू लाइफ है, ए बायोजेनेसिस थ्योरी मतलब जो लाइफ है वो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अराइज हुई है, तो उसको एक्सपेरिमेंटली डिसअप्रूव किया लुईस पास्चर ने। बायोजेनेसिस थ्योरी को भी एक्सप्लेन किया लुईस पास्चर ने, ठीक है। रेडी और सेप्लेंजेनी थे जिन्होंने अलग अलग किया था, लेकिन आपके एनसीईआरटी में लुईस पास्चर है तो आप उतना ही याद रखो। ऑलराइट, और जो मिलर जो एक्सपेरिमेंट है, मिलर एक्सपेरिमेंट ने केमिकल एवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया था कि भाई जो न्यू लाइफ है, पहले जितने भी एटम्स थे, जो अर्थ की जो कंडीशंस थी इस तरीके से की थी कि हाई टेम्परेचर था, फ्री एटम्स प्रेजेंट थे, ठीक है, जो वॉल्केनिक eruptions हो रहे थे, और ये सारे के सारे फेवरेबल फैक्टर्स थे जिनकी वजह से एटम्स मतलब रिएक्ट करके सिंपल इनऑर्गेनिक बने, फिर कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक मिले बने, ठीक है, उसके बाद सिंपल ऑर्गेनिक, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने। इस तरीके से एवोल्यूशन हुआ है, इसी को एक्सपेरिमेंटली
एक्चुअली मिलर और यूरे ने प्रूव किया है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी चीज यहाँ पे आपको मिलेगी। ठीक है, तो मिलर एक्सपेरिमेंट क्या था भाई, इन्होंने क्लोज फ्लास्क लिया, ठीक है, मीथेन अमोनिया और हाइड्रोजन गैस ली, ऑलराइट, और यही गैस प्रेजेंट थी पहले प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर के अंदर, जो टेम्परेचर था वो 800 सीसी लिया। ठीक है, और बाद में पता चला कि अमाइनो एसिड्स देखने को मिली। ठीक है, तो यही था पूरा का पूरा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब एक्सप्लेन एडेप्टिव रेडिएशन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। यहाँ पर ये एनसीईआरटी के अंदर भी दिया हुआ है और ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, तो एडेप्टिव रेडिएशन क्या थी भाई, एडेप्टिव रेडिएशन का मतलब क्या है, ऑलराइट, एडेप्टिव रेडिएशन मतलब एवोल्यूशन ऑफ अ स्पीशीज फ्रॉम अ evolution of a species in an isolated geographical area starting from a common point and literally radiating to other different habitat is known as adaptive radiation. Best example डार्विन फिंचेस, एनसीईआरटी में अभी जस्ट करके आए और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। सिर्फ अगर आपको अडेप्टिव डार्विन फिंचेस वाला एग्जाम्पल नहीं करना तो प्लेसेंटल मैमल वाला कर लो, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल वाला कर लो, जो आपको सही लगे। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई होमोलॉगी और एनालॉगी के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, होमोलॉगी और एनालॉगी के बीच में क्या डिफरेंस है। अब देखो होमोलॉगी और एनालॉगी, होमोलोगस ऑर्गन क्या ऑर्गन थे, पूरा का पूरा यहाँ पे आपको बताया है। ठीक है, डिफरेंस की फॉर्म में भी होमोलोगस ऑर्गन। ठीक है, होमोलोगस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, होमोलोगस। होमोलोगस ऑर्गन क्या बताया था, होमोलोगस ऑर्गन तो वो ऑर्गन थे जिनका जो ओरिजिन था वो तो सेम था, और लेकिन जो फंक्शन है वो सेम भी हो सकता है और जो फंक्शन है वो डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, फंक्शन सेम वाले भी एग्जाम्पल हमने पढ़े हैं और डिफरेंट वाले भी हमने एग्जाम्पल पढ़े हैं। एनालोगस जो ऑर्गन है, एनालोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन तो वो ऑर्गन होते हैं जिनका जो ओरिजिन है वो डिफरेंट होगा लेकिन जो फंक्शन है वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, फंक्शन यहाँ पर एसेंशियल है, सेम होगा। जो होमोलोगस ऑर्गन है ये कॉमन एंसेस्ट्री शो करेंगे, ये क्या शो करेंगे, कॉमन एंसेस्ट्री शो करेंगे, और होमोलोगस ऑर्गन शो करते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है, तो आप कोई भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो और एक एक आप एग्जाम्पल लिख देना बस। एनालोगस ऑर्गन डू नॉट शो कॉमन एंसेस्ट्री, एनालोगस ऑर्गन डू नॉट शो कॉमन एंसेस्ट्री, ये कॉमन एंसेस्ट्री शो नहीं करते। और एनालोगस ऑर्गन के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, जो एनालोगस ऑर्गन है कॉमन एंसेस्ट्री शो नहीं करते, और जो एनालोगस ऑर्गन है ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं। क्या शो करते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन यहाँ पर शो करते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म दैट हैव सेम स्ट्रक्चर, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शन, और ये कॉमन एंसेस्ट्री शो करते हैं, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं। ऑलराइट, एग्जांपल जैसे फोर लिम्स ऑफ व्हेल, बैट्स, चीता, इनका सबका जो फोर लिम्स है एनाटॉमिकल अरेंजमेंट बोन्स की सेम है लेकिन फंक्शन अलग है। कि भाई जो वेल है, वेल के अंदर जो फोर लिम्स है वो स्विमिंग में हेल्प करते हैं, बैट के अंदर फ्लाइंग के अंदर, चीता के अंदर रनिंग के अंदर, ह्यूमन के अंदर होल्डिंग के अंदर। थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंडल ऑफ क्यूकरबीटा दोनों ही क्या है, मॉडिफाइड एक्सिलरी बर्ड है। ठीक है, दोनों ही क्या है भाई, मॉडिफाइड एक्सिलरी बर्ड है। ठीक है, लेकिन जो टेंड्रिल है वो क्लाइंबिंग में हेल्प करता है और जो थॉर्न है वो प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स उड़ने के काम आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो बटरफ्लाई है आपको इनवर्टिब्रेट्स के अंदर देखने को मिलेगा। बटरफ्लाई कहाँ पर, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर, और जो बर्ड्स है बेटा ये आपका वर्टिब्रेट्स के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, वर्टिब्रेट्स के अंदर आता है। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो अब दोनों ही क्या करते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड, दोनों ही का फंक्शन क्या है, फूड का स्टोरेज है। ठीक है, तो ये यहाँ पर फंक्शन आ जाएगा, आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट टू पोस्टुलेट ऑफ द ऑपरेन एंड हेल्डेन विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ऑफ लाइफ। जो सबसे पहले जो ऑपरेन और हेल्डेन ने क्या बताया, ऑपरेन और हेल्डेन ने मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी दी भाई, थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी कौन सी थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी दी। इन्होंने क्या बताया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से लाइफ आई है। फॉर्मेशन ऑफ लाइफ प्रेसिडेड बाय, पहले क्या हुआ, केमिकल एवोल्यूशन हुआ, उसके बाद बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हुआ। ठीक है, केमिकल एवोल्यूशन, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, और जो आज के टाइम पे जो एवोल्यूशन हो रहा है दैट इज नोन एज द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। कि पहले भाई जो
फ्री एटम्स थे, उनके बीच में रिएक्शन हुई, उसके बाद आपको देखने को मिला सिंपल इनऑर्गेनिक, ठीक है, फिर आपको सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स देखने को मिले, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक देखने को मिले, ठीक है, फिर आपको बायोमोलिक्यूल्स जैसे कि प्रीबायोटिक एग्जिस्टेंट मॉलिक्यूल्स देखने को मिले ओशन के अंदर, ऑलराइट, और जैसे लिपिड्स, पॉलीसाइक्राइड, प्रोटीन्स, इनके न्यूक्लिक एसिड, इन सब के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन की वजह से दे केम टुगेदर टू फॉर्म फर्स्ट लाइक कोलाइड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको प्रोटोबाइंड्स बोला। तो आपने सिर्फ यहाँ पर 2 फीचर ही यहाँ पर आपने बतानी है, ऑलराइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रायोप्थिकस, रामाप्थिकस और नेंदरथलमैन। देखो अब ये ह्यूमन एवोल्यूशन से क्वेश्चन है, ठीक है। अब जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स, अब ये 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में आप लिख सकते हो। भाई रामाप्थिकस है, ठीक है, हेरी थे, वॉक लाइक गोरिल्लाज एंड चिंपैंजीज, और ये मोर मैन लाइक थे। ड्रायोप्थिकस हेरी थे, वॉक लाइक गोरिल्लाज एंड चिंपैंजीज, और ये थे मोर एप लाइक, ऑलराइट, और दोनों ही एग्जिस्ट करते थे 50 मिलियन ईयर अगो। नेंदरथलमैन की बात करूं, नेंदरथलमैन की यहाँ पे क्रेनियल कैपेसिटी के बारे में लिख सकते हो 1400 सीसी, और इन्होंने सबसे पहले ही यूज करना शुरू किया क्या, मतलब एनिमल की खाल, ठीक है, मतलब जो भी जैसे सपोज टाइगर है, टाइगर की उन्होंने अपने चारों तरफ खाल को लपेट लिया। जब भी रात में जब ये बाहर निकलते तो अब दूसरा एनिमल को क्या लगेगा कि भाई टाइगर आ रहा है, ठीक है, शेर आ रहा है, तो उनकी जो खाल को अपने चारों तरफ लपेट लिया करते थे फॉर द प्रोटेक्शन कि दूसरे जो जानवर है अटैक ना करें। तो कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप यहां पर लिख देना, एनसीईआरटी में जितना दिया है भाई वही याद रखना है। नेक्स्ट है एट विच स्टेज ड्यूरिंग एवोल्यूशन। अब यही क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, 1 मार्क में पूछा गया, आपको ये बताना है सबसे पहले जो हाइड करने के लिए सबसे पहले यूज हाइड टू प्रोटेक्ट देयर बॉडीज एंड बरीड देयर डेड। सबसे पहले भाई एनिमल की खाल को अपने चारों तरफ लपेटना किसने शुरू किया, और अपने जो लव्ड वंस थे डेथ के बाद दफनाना शुरू किसने किया। सबसे पहले जो रिचुअल्स थे बेटा वो किसने शुरू किए थे, रिचुअल्स शुरू किए थे नेंदरथलमैन ने, ठीक है। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, 7-8 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई किस तरीके से लिखना है, रिप्रेजेंट करना है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका ह्यूमन एवोल्यूशन से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन द डार्विन ऑब्जर्वेशंस मेड ऑन द फिंचेस एंड ऑन विजिट इज गैलापागोस आइलैंड, राइट द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय द डार्विन एंड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर डार्विन थ्योरी के बारे में एक्चुअली बात हो रही है। तो डार्विन थ्योरी के जितने भी जो पोस्टुलेट्स थे वो आपको यहाँ पर याद करने। भाई डार्विन थ्योरी के क्या थे, सबसे पहले तो एक तो डार्विन फिंचेस के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन क्या करना, और डार्विन की थ्योरी के क्या क्या ऑब्जर्वेशन थे। सबसे पहले भाई ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, हर एक इंडिविजुअल के पास कैपेसिटी है मैक्सिमम प्रोड्यूस करने की, रिप्रोड्यूस करने की। इसका मतलब है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन, भाई कोई इंडिविजुअल है वो रिप्रोड्यूस करेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी, लेकिन पॉपुलेशन साइज कांस्टेंट रहेगा, क्यों, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है। अब नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है, जिंदा रहने के लिए क्या होगा, सबके बीच में स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब ये जो स्ट्रगल है ये क्या हो सकता है, ये बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज भी हो सकता है, बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज भी हो सकता है, बिटवीन एनवायरमेंट एंड इंडिविजुअल भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी थी किसकी, वेरिएशन एंड हेरिडिटी की। तो वेरिएशन एंड हेरिडिटी वाले कॉन्सेप्ट के अंदर डार्विन ने क्या बोला, डार्विन ने ये बोला कि जो वेरिएशंस हैं दीज आर इनबिल्ट इन द पॉपुलेशन, और जो वेरिएशन है यूजफुल भी हो सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकते हैं। जो वेरिएशन है स्लो है, कंटिन्यूअस एंड डायरेक्शनल है, और इनहेरिटेंस होगा यूजफुल वेरिएशन का। फिर जो कॉन्सेप्ट आया वो आया नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब कि वही जो इंडिविजुअल है नेचर उसी को सिलेक्ट करेगा जिसके पास ज्यादा अडेप्टिव वेरिएशन है, यूजफुल वेरिएशन है, वही नेचर सिलेक्ट करेगा और वही आगे रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है। सो नेचुरल सिलेक्शन इज द मेन एवोल्यूशनरी फोर्स बिहाइंड द एवोल्यूशन, ठीक है। और इसीलिए डार्विन थ्योरी को नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी भी कहते हैं। और उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ठीक है, कि न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन हुआ नेचुरल सिलेक्शन फॉलोड बाय द डिफरेंट रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। कि भाई जब एडल्ट स्टेज के अंदर एक तो नेचुरल सिलेक्शन होगा, और वहां पर जो फीमेल है, अब हर एक इंडिविजुअल की पॉपुलेशन के अंदर जितने भी इंडिविजुअल है उन सब की एक तो रेट नहीं होती रिप्रोड्यूस होने करने की, ठीक है। तो हम किसको देख के ये पता लगाएंगे किसका नेचुरल सिलेक्शन हुआ है, उसको देख के बताएंगे जिसका भी प्रोजेनी के अंदर सबसे ज्यादा इंडिविजुअल है, उसने ज्यादा रिप्रोड्यूस करा होगा, उसने अपने नंबर को बढ़ाया होगा, प्रोजेनी उसकी ज्यादा होगी, ठीक है।
तो ये था। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा गया है, दो पार्ट में क्वेश्चन है यहाँ पर, डार्विन फिंचेस के बारे में भी है। तो डार्विन फिंचेस की भाई सबसे पहले साउथ अमेरिका गए, साउथ अमेरिका के ऊपर उन्होंने देखा कि पहले स्मॉल सीड ईटिंग बर्ड्स थे, फिर हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हुआ जिसकी वजह से मतलब गैलापागोस आइलैंड यानी कि जो ग्रुप ऑफ 22 आइलैंड बना। अब हर एक आइलैंड अलग अलग है, हर एक आइलैंड दूसरे आइलैंड से अलग है, बीच में पानी है, ठीक है। और जहां पर अब जो ओरिजिनल जो सीड ईटिंग बर्ड थी ना, अब हैबिटेट अलग है तो उन्होंने अपने बी को मॉडिफाई कर लिया, क्योंकि जिंदा रहने के लिए खाना तो खाना पड़ेगा। अब जैसा जो हैबिट है, जैसे ही फीडिंग हैबिट्स थी अलग अलग हैबिटेट के अंदर, उन्होंने अपनी बी को मॉडिफाई कर लिया और एक न्यू स्पीशीज देखने को मिली, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। दोबारा से ह्यूमन एवोल्यूशन पे इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है 15 मिलियन ईयर अगो प्राइमेट वो बताना है। अब 15 मिलियन ईयर अगो ड्रायोप्थिकस भी एग्जिस्ट करते थे, रामाप्थिकस भी एग्जिस्ट करते थे, लेकिन आपने बताना है मोर एप लाइक। मोर एप लाइक कौन थे? ड्रायोप्थिकस। नेक्स्ट है 2 मिलियन ईयर अगो प्राइमेट दैट लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड के ऊपर कौन रहता था भाई? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो ये हो सकता है 1 मार्क का क्वेश्चन हो, हाफ हाफ में ये डिवाइड हो, ठीक है। तो 2 मिलियन ईयर अगो प्राइमेट दैट लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है। आप यहाँ पर ऑस्ट्रेलोपिथेकस आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन एनालोगस और होमोलोगस ऑर्गन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हम पढ़ के आ चुके हैं। सिलेक्ट एंड राइट एनालोगस स्ट्रक्चर फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। अब आपके पास ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपने बताना है एनालोगस। और एनालोगस ऑर्गन का मतलब क्या है? एनालोगस ऑर्गन फंक्शन सेम होगा। एनालोगस ऑर्गन है, एनालोगस ऑर्गन का क्या होगा भाई? फंक्शन सेम है, ठीक है। सबसे पहले विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, भाई एनालोगस ऑर्गन है, टिक कर रही हूं मैं। वर्टिब्रेट हर्ट्स, ब्रेन, जितने भी वर्टिब्रेट्स का ब्रेन है, फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स और उनका ब्रेन, ये क्या है भाई? होमोलोगस है। ये क्या है? होमोलोगस। ये है होमोलोगस, पहले वाला है एनालोगस, ठीक है। सबके लिख देते हैं। नेक्स्ट है ट्रेंडल ऑफ ब्यूगनविलिया एंड ट्रेंडल थॉर्न ऑफ ब्यूगनविलिया एंड ट्रेंडल ऑफ क्यूकरबिटा, ठीक है। अब ये किसको एक्सप्लेन करता है? ये होमोलोगस ऑर्गन है। ये क्या है? होमोलोगस ऑर्गन है। नेक्स्ट है ट्यूबर्स ऑफ स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, भाई दोनों ही फूड स्टोरेज का काम करेंगे, और ये क्या है? एनालोगस ऑर्गन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लिखेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वुड द जीन फ्लो और जेनेटिक ड्रिफ्ट अफेक्ट द पॉपुलेशन इन विच ईदर ऑफ देम हैपन टू टेक प्लेस, ठीक है। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होती है भाई? जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होती है? जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब है सडन चेंज होना किसी स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से जीन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। इसको हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो रिजल्ट इन चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी और अलील इन बोथ पॉपुलेशन कॉजिंग वेरिएशन लीडिंग टू एवोल्यूशन, स्पेशिएशन और फाउंडर इफेक्ट। हाउ वुड द जीन फ्लो जेनेटिक ड्रिफ्ट अफेक्ट द पॉपुलेशन इन विच ईदर ऑफ देम हैपन टू टेक प्लेस? भाई चाहे जेनेटिक ड्रिफ्ट हो या फिर चाहे हो जीन फ्लो हो, ठीक है, दोनों की वजह से क्या होगा? चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या होगा? चेंज होगा, चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ऑलराइट, तो ये था जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर हम दो पढ़ते हैं, फाउंडर इफेक्ट और बोटलनेक इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट एंड बोटलनेक इफेक्ट, ठीक है। ये आपका होमवर्क है कि फाउंडर इफेक्ट और जो बोटलनेक इफेक्ट है ये क्या होता है, ये आपका होमवर्क रहेगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द डिफरेंस बिटवीन होमो इरेक्टस और होमो हेबिलस। होमो इरेक्टस और होमो हेबिलस, होमो इरेक्टस क्या है भाई? इनकी डिफरेंस बताना है। तो होमो हेबिलस की जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो कितनी थी? 650 टू 800 सीसी, ठीक है, 800 सीसी। और होमो इरेक्टस की जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो थी 900 सीसी, ठीक है। एक तो ये हो गया। और होमो हेबिलस दे प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट, लेकिन होमो इरेक्टस क्या थे भाई? ये मीट खाते थे, ठीक है। एक तो ये डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट, रीअरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम द अर्ली टू लेट जियोलॉजिकल पीरियड, कार्बोनिफेरस, सिलेरियन एंड जुरासिक। तो इसको आपको किस तरीके से अर्ली टू लेट रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अर्ली टू लेट, तो अर्ली सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका?
सबसे पहले आ जाएगा आपका सिल्यूरियन, उसके बाद कार्बोनिफेरस और उसके बाद जुरासिक। ठीक है, इस तरीके से आपको ये अरेंज करना है। अगर आपने ऑर्डर में नहीं लिखा तो आपको कोई भी मार्क्स यहाँ पे नहीं मिलने वाले। ठीक है, सिर्फ ऑर्डर का ही क्वेश्चन था। विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ बटरफ्लाइज कंट्रीब्यूट टू लोकोमोशन, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ एवोल्यूशन सच ऑर्गन्स आर अ रिजल्ट ऑफ। आप ये बताओ, जो विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ बटरफ्लाई है, ठीक है, ये होमोलोगस ऑर्गन शो करते हैं या फिर एनालोगस ऑर्गन होते हैं? तो देखो इनकी, अब जो बर्ड है बेटा, जो बर्ड है वो किसके अंदर आती है? ये तो आती है वर्टिब्रेट के अंदर। ठीक है, और बटरफ्लाई किसके अंदर आती है? इनवर्टिब्रेट के अंदर। ठीक है, लेकिन दोनों के जो विंग्स है वो किस में हेल्प करते हैं? उड़ने के अंदर काम करते हैं, यानी कि ये क्या है, फंक्शन क्या है इनका, सेम है। अब जो एनालोगस ऑर्गन है वो क्या शो करते हैं? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं। एनालोगस ऑर्गन डू नॉट शो द कॉमन एंसेस्ट्री, और ये क्या शो करते हैं? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ऑब्जर्वेशन मेड ऑन द कलेक्शन ऑफ व्हाइट विंग्ड मोथ्स एंड डार्क विंग्ड मोथ्स इन इंग्लैंड बिटवीन द ईयर 1850s एंड 1920. व्हाट डिड दीज ऑब्जर्वेशन लीड टू? हाउ इज द हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड एंड एंटीबायोटिक बाय द ह्यूमंस फॉर वेरियस पर्पस कंपेरेबल विद द ऑब्जर्वेशंस मेड ऑन मोथ्स इन द अबव क्वेश्चन? व्हाट इज दिस टाइप ऑफ फिनोमिना कॉल्ड? देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर। जो पहला जो पार्ट है नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ भाई, और इंग्लैंड के अंदर 1850 बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन और आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था? ठीक है भाई, एक तो था बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन और आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है। अब जो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन था, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन व्हाइट विंग मॉथ्स वर डोमिनेंट। ठीक है, क्योंकि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन पोल्यूशन था नहीं। अब डार्क विंग मॉथ्स बेटा बार के ऊपर बैठेंगे तो एकदम से प्रीडेटर के लिए विजिबल होंगे। ठीक है, इसीलिए बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन व्हाइट विंग्ड मॉथ्स डोमिनेंट। लेकिन आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन भाई इंडस्ट्रीज डेवलप हो गई, पोल्यूशन आ गया। ठीक है, जो शूट है बेटा उसके ऊपर बार्क है, बार्क के ऊपर ट्री के बार्क के ऊपर पोल्यूशन जम गया, डस्ट जम गया, जिसकी वजह से व्हाइट विंग्ड मॉथ, अब ब्लैक है, जस्ट सपोज ये ब्लैक डिजिटल बोर्ड है, अब इसके ऊपर अगर मैं ये व्हाइट विंग्ड मॉथ यहाँ पर बिठा दिया तो प्रीडेटर के लिए तो इजीली विजिबल हो जाएगा। इसीलिए प्रीडेटर व्हाइट विंग्ड मॉथ के ऊपर अटैक कर देते। इसीलिए आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो डार्क विंग्ड मॉथ थे वो ज्यादा डोमिनेंट थे। ठीक है, जो सेकंड जो क्वेश्चन है, अब जो इंडस्ट्रियल मैलेनिज्म, जो एक ध्यान रखना, जो नेचुरल सिलेक्शन है वो तीन टाइप के नेचुरल सिलेक्शन है। उसके अंदर डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल है कि डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन के अंदर मतलब एक एक्सट्रीम सिलेक्ट होगी एक टाइम पर। तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन व्हाइट विंग्ड मॉथ फॉर डोमिनेंट, लेकिन आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन डार्क विंग्ड मॉथ क्या थे? डोमिनेंट थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज द यूज ऑफ हर्बिसाइड। अब हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड्स, एंटीबायोटिक्स, ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है भाई? ये एंथ्रोपोजेनिक एवोल्यूशन का। ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक। अब एंथ्रोपोजेनिक का मतलब है यहाँ पर ह्यूमन की वजह से, भाई नेचुरल सिलेक्शन तो टाइम लेता है लेकिन यहाँ पर ह्यूमन की वजह से एवोल्यूशन हुआ है। जैसे सपोज अगर मैं बैक्टीरिया की कॉलोनीज लूँ, ठीक है, अब बैक्टीरिया की कॉलोनीज को मैं ग्रो करूँ और एक मास्टर प्लेट के डिफरेंट टाइप की बैक्टीरियाज की कॉलोनीज आई। अब वहाँ पर अगर मैं एनवायरमेंट को चेंज कर दूँ, अब मैं एंटीबायोटिक्स अगर कल्चर मीडियम के अंदर ऐड कर दूँ, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ह्यूमन की एक्टिविटीज यहाँ पर इवॉल्व हुई हैं। ठीक है, ह्यूमन की एक्टिविटीज इवॉल्व हुई, इसका मतलब अब कुछ कॉलोनीज बैक्टीरिया की बच जाएंगी क्योंकि पहले कभी ना कहीं म्यूटेशन होगी जिसकी वजह से जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन उस बैक्टीरिया के अंदर आ गया है। अब उसने, उस जीन ने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया था, लेकिन जब एनवायरनमेंट चेंज हुआ तब उस जीन ने अपने आप को एक्सप्रेस किया और वो कॉलोनी बच गई, और एज कंपेयर टू दैट बैक्टीरिया कॉलोनी जिसके पास वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं था। अब जब रिप्रोड्यूस करेंगे, यही जो बच गए बैक्टीरिया यही आगे रिप्रोड्यूस करेंगे और यही नहीं जो म्यूटेटेड जीन है इनको आगे वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ये ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर समझने में क्या, देखो नेचुरल सिलेक्शन तो टाइम लेता है लेकिन यहाँ पर हमने ह्यूमन की एक्टिविटीज यहाँ पर इवॉल्व हो गई जिसकी वजह से एक न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन हुआ और ये फास्ट होगा एज कंपेयर टू नेचुरल सिलेक्शन। तो ये चीज यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। ठीक है, तो बेटा ये था पूरा का पूरा लेक्चर। ऑल राइट, और इस लेक्चर के अंदर आपने यहाँ पर ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में देख लिया है, पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर आपने देखे हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन,
ऑलराइट भाई, थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन आपने देखनी है, अच्छे से करनी है। ऑपरेन एंड हेल्डेन थ्योरी आपने करनी है, ठीक है, ऑपरेन एंड हेल्डेन। क्या आपको पता लगना है ना कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको क्या पता चलता है कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। ऑपरेन और हेल्डेन थ्योरी, ठीक है। पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस आपने करना है, ठीक है। और होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन करना है, होमोलोगस, होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन, होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन आपने यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा आप क्या पढ़ोगे, इसके अलावा आपने करना है डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, डार्विन थ्योरी और इंडस्ट्रियल मैलिनिज्म का कॉन्सेप्ट, इंडस्ट्रियल मैलिनिज्म का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और यहाँ पर लिखना आना चाहिए आपको, ठीक है, सब्जेक्टिव है, लिखना पड़ेगा ना, लिखना आना चाहिए। इंडस्ट्रियल मैलिनिज्म का एग्जाम्पल अडेप्टिव रेडिएशन और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है, अडेप्टिव रेडिएशन एंड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, अडेप्टिव रेडिएशन और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के बारे में बताना चाहिए। और ह्यूमन एवोल्यूशन, ठीक है, ह्यूमन एवोल्यूशन में जितना भी आपके दिया है उतना करना, वो मोर देन सफिशिएंट होगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आपको यहाँ पर पता होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा आपके चैप्टर खत्म होता है, ठीक है, यहाँ पर आपका पूरा का पूरा लेक्चर खत्म होता है, जिसके अंदर आपने एवोल्यूशन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए, एनसीईआरटी के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।